Treasurer, Sumana Madam, and our distinguished guest, Mathur Sir. Today we have having a session on what technology, space, the role into the society, and what women have contributed also. So to understand and go through the session, we have an eminent speaker also. We all know that women have always been a part of technological advancements, technological growth. So we always look forward that how women can be placed in a better manner. So now I request our chairman of BMA, who is a firm believer of finding new avenues to the community. Madam, मेरा profile मत पढ़ो. Just two lines. You know, it's always he's so modest that मेरा profile मत पढ़ो. पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम जो सेवा करते हैं वो लोगों तक पहुंचती है, तो हमें बताना पड़ता है. He is a serial entrepreneur. He is the executive director of BNI. He has been with all major associations, CI, BMA, council members, president of TAI MP. He's been awarded by Dainik Bhaskar, Rajasthan Patrika. Right now, he was awarded by the Indian Achievers Forum also. He has a startup incubation, which he believes that startups should be handheld, given a path so that it moves on. So, and you know, mentoring these startups, for more than 20 startups being mentored, and funding these startups with the seed funds and their growth is also very important. Today, when we talk of any kind of a research, any kind of a technological advancement, these startups helps the society to grow. So now I welcome Pradeep Karambelkar, founder director of Vision Invest Tech Private Limited and chairman of BMA, to give a small introductory note for the session. Good evening, everyone, and warm welcome to everyone. नमस्कार सभी को, और माथुर साहब को विशेष तौर पर आप बीएमए के वुमेन एनरिचमेंट कमेटी के आग्रह पर यहाँ पर पधारे. बहुत बहुत धन्यवाद. और जयश्री मैडम को स्पेशल थैंक्स कि शी हैज, और मैंने आपको इसलिए मना किया था बोलने के लिए, इसमें मॉडल्स जैसा कुछ नहीं. मेरे कई सीनियर, राजपाल साहब, द्विवेदी साहब, जो मेरे मेंटर्स हैं, जो मेरे बहुत सीनियर, उनके सामने अपना क्या प्रोफाइल पढ़ना, इनके सामने हम बड़े हुए हैं. So all this, thank you very much. And space technology, आज मैं RGTV में दोपहर में मुख्य वक्ता था, और वहाँ पर भी मुझे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और तकनीकी पर आत्मनिर्भरता के ऊपर बात हो रही थी. तो उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी भी एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, जिसे मुझे लगता है जो आने वाले समय में हम सबके लिए बहुत आवश्यक होगा. और उसमें महिलाओं की भूमिका, ये एक बहुत ही इनोवेटिव टॉपिक है, और उसके लिए मैं सुमना मैडम को बधाई दूंगा कि इस तरह का नया सोच और नई विचारधारा की स्पेस टेक्नोलॉजीज में किस तरह से हम महिलाओं की भागीदारिता को और भागीदारी को, यहाँ पर उल्लेखनीय प्रयासों को और उनके जो भी उल्लेखनीयता है उसको हम किस तरह से यहाँ पर देखना चाह रहे हैं. सो नथिंग मच टू से, बस शुभकामनाएं. भारत का अमृत स्वाधीनता दिवस, अमृत महोत्सव भारत में शुरू हो चुका है. इंडिया एट 75. 2 दिन बाद हम भारत का 15 अगस्त 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, और भारत की आधी आबादी अर्थात महिलाओं को, और वो भी स्पेस के बारे में आज हमको ये सुनने मिल रहा है. उसके लिए सभी का धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन, शुभकामनाएं. वेलकम माथुर साहब ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड वी आर ईगर टू लिसन टू यू. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Pradeep ji. Thank you so much. It was indeed कहते ना, एक रास्ता दिखा रहे थे कि हाँ, काफी कुछ आगे भी जाना है. तो इस उसमें माथुर साहब का स्वागत करने के लिए मैं सुमाना चैटर्जी मैडम को इनवाइट करूंगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में डिप्टी लेबर कमिश्नर थी, वहां से वो रिटायर हुई हैं. मध्य प्रदेश निकोबार वेलफेयर एसोसिएशन, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, सिक्किम, अंडमान, ऐसी जगहों पे उन्होंने काम किया है, और महिलाओं के लिए बहुत कुछ उन्होंने प्रेरणा दी है. तो उनके मुंह से ऐसे वक्ता को बुलाना, जो कि एक
साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली हमें बताएंगे कि महिलाएं कितनी आगे बढ़ सकती है, उनसे और कोई और नहीं हो सकता। तो प्लीज सुमना मैडम, माथुर सर का स्वागत आपके। You're on mute, Sumana madam. Sorry. Thank you, Jayashree. Dear friends, it's a great privilege for me to introduce Mr. Anil Chandra Mathur. He retired as Group Director, Space Application Center, Indian Space Research Organization, Ahmedabad. He had 39 years of experience on space applications and was in charge of antenna division. Mr. Mathur is a mechanical engineer. He did his BTech and MTech both from famed University of Roorkee, which is now IIT Roorkee. He was involved in design and development of number of antenna and feedback system for Satellite Earth Station project in SAT, Satellite Control Earth Station. Besides the GSAT and DSAT and whatnot, Mathur sab mujhe pata nahi hai. He was also instrumental in creating and establishing the Space Society for Mechanical Engineers at Ahmedabad. He was president and secretary of that society for a pretty long time. He has published 50 papers on antenna design and manufacturing in various national and international conferences journals. He has 2 patents to his credit. Presently, he is involved in spreading knowledge of space mechanical engineering. He has registered micro venture named Indian Space Industry Exhibitors in the year 2018 under MSME to carry out space education and awareness for everyone. He has established a space science gallery at Ghaziabad for school and college students. He belongs to Ghaziabad and he has established that school at that place. He did his schooling also from Ghaziabad. During COVID-19, he has written a book on First in Space for space enthusiasts, I will say, like us. Actually, Mathur sahab, if we speak about space, abhi you were saying lot many things we don't understand. हमारी छोटी सी बुद्धि में स्पेस मतलब पृथ्वी अवलोकन, अंतरिक्ष खोज, अंतरिक्ष में अतिरिक्त जीवन का अवलोकन, उपग्रह प्रक्षेपण एवं मौसम पूर्वानुमान. If I am right. With these words, I would humbly request Mathur sir, please give us knowledge about space which we are not much aware of. Thank you. Okay, can I start? Yes, sir. Okay. Thank you very much, madam, for a nice introduction. You have said a lot of good things about me. Thanks for that. So, good evening to all of you. At the outset, let me thank Bhopal Management Association, especially Mrs. Sumana Chatterjee, Deepak Chatterjee, who is my batchmate. We were together in Roorkee, for inviting me to deliver a talk today. As all of you know, the space science technology is a very wide subject, and it is very, very difficult to say about it in 1 hour or so. But today I have tried to keep it very general, and I will touch mostly the societal applications of space technology and a little bit about space history, space environment,
and about glimpses of India's space program and how ISRO is doing for the society. I will not touch in detail about the technical part of all these things because those who are listening, they are from all different backgrounds. I think there are some teachers, students, and all others. And I will also try to use English and Hindi, both languages. The reason is because I studied in Uttar Pradesh, everything was in a Hindi medium. I went to Roorkee, everything was in English medium. And when we joined ISRO, Ahmedabad, so everywhere we were following English only. So what happened in the process, I have forgotten Hindi and I could not learn English. So I will manage with these two languages. And I'll take around 1 hour. I'll try to finish in 1 hour. If I exceed a little bit, please excuse me for that. And I think Madam will allow me for that. Okay. Let me say something about the space environment. As all of you know, we are living on Earth, and how is the environment on Earth? All of you are well aware about that. The temperature, it becomes hot up to 50 degrees centigrade. It reaches even more than 50. It reaches some in the Rajasthan area, and it also goes to -10, -15 in the Srinagar area. Then finally it reaches in -50 degrees centigrade in Russia. So if we compare the atmosphere at Earth and space, it is totally different. Okay. So let me first say how we will define the space. Usually when we go up and up, and there will be a point when we will lose the gravitational field. It means the point space beyond gravitational field is called space. Internationally, a virtual line at 100 kilometers above our surface. If we cross that line, we say we are in space, and this line has been named as Kármán line. Space environment, the temperature varies from -80 to +250 degrees centigrade. Now you see the range. Minus side also it becomes very cold, and +250 degrees centigrade, it means it is very, very hot. So this temperature range, a common human being cannot survive if we go without protection. Okay, we cannot survive in the normal dress. And when we go to the space, there is a high vacuum. There is no air, and on Earth we have got a air, we can breathe easily, but in space it is not there. So we'll have to carry our own oxygen, and in space we have got very high dose of ultraviolet radiation which comes directly from the sun. They are in pure form. When these ultraviolet rays come to the Earth, they are not in pure form. And in spite of that, you must have seen the loss of plastic sheets. If you put a bucket outside, after some time what will happen? It will become very brittle because of ultraviolet rays. So UV radiation is very prominent in space. Then we have zero gravity. As we have a gravity on Earth, but we don't have any gravity in space. There is another important feature in the space is outgassing. And this is a very unique property of materials. When we take these materials under vacuum condition, they start producing some sort of gas, which does not happen on Earth. Now you take a wooden piece, you take an iron piece, we keep normally in the atmosphere, and it doesn't produce any gas as it is. But if same thing, if we take it to space, it starts producing some sort of gases, and these gases are harmful. They affect our electronic system. So we'll have to select a material which qualifies all these points, then only we can use in the space. Okay, if you let us say effects of the space environment, space radiations are very dangerous for astronauts. So protecting cover to avoid burning from UV rays and heat is must. You can see in the photograph an astronaut is there which is
who is wearing a space suit. These space suits are highly technical item. Lot of mechanical engineering, design, AC, heat transfer, textile engineering is involved into that. And after wearing this space suit, only the astronaut can go outside the spacecraft. Okay. So we cannot drink and eat as we do on ground. You must have seen there are a lot of videos available nowadays on Google. In the normal process, whatever we are eating, we cannot eat just like that, or we cannot drink also. Okay, because there is no gravity. The water also, if we drink, it flies. We cannot go outside the spacecraft without teethering. It means if we go just outside a spacecraft for doing some work, okay, so we will go to some other place. So it means we should have a teethering. हमको एस्ट्रोनॉट को बांध के रखना पड़ता है स्पेसक्राफ्ट के साथ में. अगर हम बांध के नहीं रखेंगे तो ये कहीं दूर एस्ट्रोनॉट निकल जाएगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैच हिम. Okay, then we cannot walk and sit in the space. If in the spacecraft, as we are sitting on Earth on a chair, we cannot sit, we cannot stand, because gravity is not there. So what will happen? We float inside the spacecraft. We start flowing. Everything will have to hold. We can go from one place to another place as we are swimming in water. So we cannot hear voice in space because there is no medium. Let us say a few points related with the space history. As you know, the rocket technology was developed before Second World War, and people have used this rocket technology basically to kill people, killing human beings on different countries. Many countries were knowing this rocket technology. Even India also know that Tipu Sultan, he was knowing how to make rockets. He started making rockets that time. But nobody had an idea to go to space and how these rockets will be useful to send satellites. And this was started after 1945 when Arthur C. Clarke, who was based at Sri Lanka, he was a fiction writer also, and he proposed a concept of a geostationary satellite. He said, okay, if we send a satellite into the space which is in the orbit of 36,000 kilometer, so it will rotate with the same speed as speed of the Earth. So it means it will look stationary with respect to Earth. Okay, and if we put such three satellites into the space, we can cover the total Earth, and we can have a communication from one place to another place, and it will go via satellites. So after this concept, people started thinking about it, and interest was created among many scientists, and finally USSR and USA, they took the lead in this. You can see this figure, Arthur C. Clarke, which he proposed in 1945. We are shown in the center, there is the Earth, and this is a geostationary orbit at 36,000 kilometer, and we have put three satellites which are covering the Earth. First artificial satellite was launched by Russia in 1957, and at that time USSR was thinking that they will be the first to send a satellite. But when Russia announced that we are sending a satellite after tomorrow, it was a big shock to Americans. Okay, so it was launched on 4th October 1957. It was named as Sputnik 1. You can see left hand side bottom photograph. It was a very simple satellite in the form of a ball with 4 legs. It remained in the orbit for about 92 days. Okay. Sorry to disturb you. Sir, sorry to disturb you. We can't see any figure. Sir, your PPT is not visible. You have not shared your PPT. PPT is not coming. No, so sir. You have not seen any slides so far? No, sir. No, sir. Okay, okay. That's we were wondering. Okay. Thank you for pointing it out. I will try to load it again. You have to share screen and load it. Why
It is not. Can see now? Is it coming now? Yes, sir. It's coming. Select the screen. It is coming. Your screen is visible. Yes, now Yes, it is visible. Full screen. Okay. कर दीजिए बस. Is it okay? It's okay, Yes. sir. Okay. So anyway, so you are not missed much. So can you see the figure at the bottom side? This is the figure which was the first satellite. Then American also sent their first satellite, Explorer 1, in 1958. And the 4th October to 10th October is celebrated as World Space Week all over the world. And different countries do a lot of activity, lot of lectures, lot of interaction with space scientists who celebrate World Space Week. Okay, this is just a, yes. Is it clear? You are able to see, madam, now? Hello. Can you Yes, see the? sir. Yes, sir. You are seeing. Okay. So this is a list of various space agencies who are responsible for carrying out space research work in their countries. You know, NASA is the American Space Agency, ESA is a European Space Agency, then Russian, Canadian, like that, and the last one is ISRO. ISRO is Indian Space Agency, which is responsible to carry out all space related activities. So Indian Space Program was started in 1962 from Physical Research Lab under Department of Atomic Energy at Ahmedabad. You know, those days DAE was the only scientific department in the country. Okay, and Sarabhai, he was the director of Physical Research Lab Ahmedabad, and in 1961 he put up a proposal with Government of India to start space related activities in India, which was approved by the government in 1962, and it was started. Just have a look all our space scientists. With the first PM, it was Pandit Nehru when this project was sanctioned, and Homi Bhabha was the chairman of Department of Atomic Energy, and Physical Research Lab was under Dr. Homi Bhabha. Okay, there was no Department of Space that time and no ISRO. Then we had got Satish Dhawan, U.R. Rao, and all these photographs are there. I'm not going to explain all of them. And Dr. Vikram Sarabhai is known as the father of India's space program. Yesterday was his birthday, 12th of August. And last year on 12th August, we celebrated his birth centenary year. It was Department of Atomic Energy and Department of Space. They had a lot of programs during the year. And he was a person from Sarabhai family in Gujarat. Basically, Gujaratis, you know, they are all businessmen. And this family was also doing a lot of business. And Sarabhai was the only person from his family who became scientist, and he proposed government to start these activities. Okay, now what ISRO does, all of you may be knowing, ISRO main responsibility is design and manufacturing of satellites and rockets. Okay, then launching of satellites using rockets. Satellites are made at a different place, rockets are made at a different place. Then we take them to Sriharikota and launch them. Then satellite position control in the orbit. When we launch a satellite in space, we will have to maintain that position. Satellite should not drift from its position. Okay, as per international guidelines, all control is done from the ground, and we are responsible for that. Then most important part is the applications part of it. Whatever we are doing, how it is useful to the society. So Sarabhai thought that time that space science and technology can be useful for the country and for the development. And ISRO left hand side, top side, if you see the figure, is the church at outskirts of the Trivandrum, and this church was used for storing our rocket parts in 1960s. And the first rocket of course, it was imported, and that rocket was launched from Tumba in 1963. Then we made our first satellite Aryabhatta, which was launched by Russians in 1975. Why it was launched by Russia? Because that time we were not having capability of launching satellites.
So later on we got the capability of launching satellites. Then we sent our Rohini, was the first satellite which we launched. ISRO have many big centers all over the country in different parts. The largest one is Vikram Sarabhai Space Center at Trivandrum, which is responsible for design and development of rockets. Then we have got UR Rao Space Center at Bangalore, which is responsible for making satellites. Then we have got at Ahmedabad Space Application Center, which is responsible for making satellite payloads and all remote sensing payloads, communication payloads, then applications of space science and technology. Then we have got a center at Hyderabad, National Remote Sensing Center, which is responsible for doing all research related with the remote sensing. Then last two, IPC and HFC, are comparatively to new center. IPC is at Mahendragiri, which is responsible for development of fuels for the rockets. And HFSC is the latest center, Human Space Flight Center, because ISRO is also planning to go trying to send astronauts to the space. So a separate center has been made 2 years back. And this view you can see, this is from Sriharikota, and we have made a launch galley, a very nice open galley where people from any part of the country, they can come with a prior information and see the actual launch, okay, without any charge. So you will be allowed to sit in that stadium. You can see the actual rocket going into the space from that galley. And our many ISRO centers, we have got exhibition galleys attached with them. We have got at Trivandrum, New Delhi, Ahmedabad, Bangalore, Trivandrum, Sriharikota. In Delhi now we are getting at Pragati Maidan a very big space park. Okay, it is basically for the students and the local citizens, they can come and see all that. I don't know whether anything is available in the Bhopal, the students of Madhya Pradesh, of Bhopal or nearby villages, whether they get an opportunity to see all this. But in all these cities where we have got ISRO center, this facility is there. So in Ghaziabad is, during my introduction also it was told, Space Science Gallery I have started in my own flat in Ghaziabad, basically for the benefit of the school students. A brief about our rockets and satellites. India became 6th country in 1980 to have capability to launch our own satellites. Then at that time we launched 40 kg of satellite. Now we are able to make 4-ton class of satellites. Now 40 kgs to 4,000 kgs. That is the progress. So we have made PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. It is a 2-ton class satellites we can launch, and this is the most reliable rocket of the world. Many countries are coming to India to launch their satellites using PSLV because the launching cost is less. Second thing is, it is a very, very reliable rocket. And we made a record on 14th February in 2017 to launch 104 satellites in one go. Then we have got 4-ton class of satellites. So far we have launched more than 100 satellites from Sriharikota. You can have a look, the first figure, how thin is our rocket. जो स्टार्ट किया था पतला दुबला 40 kg का सैटेलाइट भेज सकते थे. And our last one is our most powerful rocket as on today, that is called GSLV, Geosynchronous Launch Vehicle. We can send a 4-ton class of satellite into the space. And this particular rocket is also popularly called as Bahubali. India's Bahubali is GSLV Mark III. Okay. And our Chandrayaan 2 was also launched with the help of GSLV, because in this rocket we have got cryogenic engine which were also developed by ISRO indigenously. We did not get this cryogenic engine, so finally we could develop that. But of course there was a setback yesterday. We launched yesterday's satellite EOS-3 using this rocket, and in the third stage it did not perform. That is the cryogenic engine. It was not ignited, so the mission failed. And Gaganyaan, which we are planning to launch, it will be launched with the help of
Bahubali only, GSLV Mark III. So ISRO makes various types of satellites. We make geostationary satellites, which are basically used for satellite communication, and the name are like INSAT, GSAT, ISS. Must be reading in the newspaper. Then we also send Earth observation satellite (EOS), and they are basically remote sensing satellite, and we send them in the lower orbit, like 700 to 900 kilometer range. Then we also send satellites for various scientific missions. That is Chandrayaan, Mangalyaan, and Gaganyaan also comes into that category. They are comparatively small satellites, and for research purpose. ISRO also encourages students and other academic people to design their own satellites, and with the help of ISRO, of course, and ISRO will launch those satellites. So in that category also we have made around 12 satellites. Many IITs and engineering colleges, they have come forward and they have manufactured the satellite, which was launched by ISRO. Just have a look on these two photographs. They are all communication satellite, actual satellites, how they look like. And you can see the white color antenna, and the people are working in the clean room, and you can see the yellow color gold film. And most of the satellite which you must be seeing on TVs, they are wrapped in a yellow color film. This yellow color film is not made of gold. This is of golden color, but this film is called as MLI, multi-layer insulation. We cover the satellite with this film to protect it from UV rays in space. It is basically thermal shield, thermal insulation. We protect all our systems with the outside. These two are the remote sensing satellites. They are comparatively smaller than communication satellite, and we have got basically cameras into this, and these satellites take photographs of Earth. Basically we monitor Earth for 24 hours. These are some scientific satellites. Chandrayaan 2, you can see the rover and lander. Okay, we are now preparing for Chandrayaan 3, and as Chandrayaan 2, the lander was not 100% successful, the rover. Okay, ISRO's human space mission is called as HSP. We are planning to send it in 2022 or 23 time. Because of COVID, the total launch got delayed. India has already selected 4 astronauts for this Gaganyaan, and these 4 astronauts have been trained in Russia. And all of you may be knowing the first astronaut was Yuri Gagarin. He was from Russia, and he made the maiden flight on 12th April 1961. And the first Indian astronaut was Rakesh Sharma. He was Air Force pilot and who went to space on April 12, 1984. Now let me cover the whatever we are doing. We are sending so many satellites into the space, and you must be reading the newspaper. It takes a few days in settling down in the space. Then why we send all these satellites? What is the use? Simply sending a satellite successfully into the space, आप ताली बजा देंगे, खुश हो जाएंगे, हाँ भाई हमारा सैटेलाइट गया. लेकिन ये भी हमको जानना चाहिए कि ये सैटेलाइट हम ऊपर भेजते हैं, ये करते क्या हैं, इससे हमको फ़ायदा क्या है, आम जनता को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, किस चीज़ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं. तो इसमें करीब अराउंड 25-30 स्लाइड्स आर देयर, which I will try to explain you in a very simple way. And this is the figure where satellite communication is shown, how we do that. So there is a satellite in space, then we have got a control station at different parts of the country. We have got mobile station, fixed station. From one place, like say from Bhopal, we send some signal to the satellite, and from the satellite it is transmitted all over. So whether you are in Delhi, you are in Lucknow, you are in Kanpur, you can receive everywhere the same signal. So that is the advantage of the satellite communication signal system. So how we are using the satellite communication, those who are senior people here, they may be knowing about our earlier radio station, how we used to get radio signals. We used to have very big radios, then antenna systems,
and used to fight with the antennas to get the signal. Okay, and we had all in big cities stations, local stations were not possible. We were not able to get signals. But nowadays, all the radio stations are interlinked with satellites. It means if Delhi center is broadcasting some program in Delhi, at the same time, this program will go all over the country. And from anywhere you can listen that program, and the quality of sound also is very, very good. So any live transmission which you do, okay, you can receive anywhere, and you can do for 24/7. All the time you can do it. It becomes very, very easy. Same way it is happening with the TV. Earlier we used to get TV for a very short period, for 2 hours initially, then for 3 hours, like that, and only one channel used to come, that also in very, very big cities. So it was very difficult to get signals. But nowadays what is happening? Now you get TV everywhere in the country, and we get so many channels, and quality of the video is also good. This is all happening because of the satellite. We have communication satellites, and through cable TV it comes to our TV sets, and slowly what is happening, this even cable TV will go away after some time. People have got DTH, small dishes. You must have seen everywhere. When you travel in the train, you can see all huts, all poor people, they have got a small dish. It means directly they are getting these signals without any cable TV to their houses. So with respect to time, this DTH also will go in a few years, and directly we will get signals from satellite to our TV set. So no DTH, no cable, nothing, and we will get very good programs. Then the communication has become very easy. You know that how we used to talk in earlier days with the landline telephone. Very few people used to have telephones those days, and it was very difficult to talk on STD, in trunk calls, all sorts of problem. But now what has happened, these landline phones have become obsolete. Nobody using. Now slowly a few places is still there, and they will also go. So we have got mobile telephones, and you know advantages of mobile phones. Each and every person in the country, whether he is an engineer or he is a labor, he is having a mobile phone. The communication is very fast. From anywhere to any place you can talk. Yeah, quality of sound is very good, and immediately you get the number, immediately you get connected. Not only normal communication audio, we can send nowadays video. You can have a video talk. That is the change in the technology, and all this is happening because of these satellites. And same way, some time back there was a fax. We used to send fax from one place to another place, some paper and print media, or from Ahmedabad to Delhi, our certificate used to send. That also technology had becoming obsolete, fax technology. Newspaper printing, we used to get newspaper in the big cities only, and Delhi paper in Bombay we used to get after 2 or 3 days. Okay, Delhi news were different, Bombay news were different, and that used to take time because the printing was different, news collection was different. Nowadays what is happening, this is all centralized. Same newspaper you can publish from anywhere in the country, not anywhere in the country, from any place in the world, and same time, same edition you will get in all the places. So this change has happened because of satellite technology. And transportation time also you can save. Earlier, no, from Bombay to used to go to Pune by road, by taxi. Delhi to Meerut, Delhi to Muradabad used to go by taxis. All newspaper, 4 o'clock it used to dip. Now those type of condition is gone. Everybody can get a newspaper with the latest news, even in small places. News gathering has become very easy. You can see nowadays so many reporters going with the small terminals wherever there is the accident. Now any accident which takes place in Delhi or any other rural place, reporters go immediately, they cover the news, they take the video, audio, immediately from that place they send it to satellite. Satellite is in the space. Once it reaches to satellite, they can broadcast it to anywhere. You can receive anywhere in the world. So earlier what was happening, this reporter used to record, used to go to their studios, from studios they used to transmit all this.
Okay. Now, so total technology has changed, and it is all happening because of our satellite technology. You can see the bottom left hand side photograph. That was India's first OB-WAN, which was made by ISRO 1975. Nowadays all OB-WANs, they have become very small in size. Antenna size has reduced, electronics have reduced, and very small compact OB-WANs are available in the market, which are used for gathering news. Now, same way satellite internet everybody knows. I'm not going to explain that. You know, now present days internet we are getting through cables. Now we are getting Wi-Fi. There is a cable coming in at our place. So what we are talking now is because of that Wi-Fi which is coming through cable internet. But problem with the cable internet is, then in case of any disaster, this signal will go, the cable will break. Suppose there is an earthquake, there is a landslide, or there is a flood, we will lose cable. Or once cable is lost, it means you will not get internet. So now what is happening? We are going to get shortly satellite internet. Okay, so even on the hills, even on the remote locations, even in the center of the sea, we can receive signals directly from satellite internet signals, and we can use it. All 24 hours, very powerful signals are going to come. There are lot of companies are working for providing satellite internet. In India, Airtel is also trying to get, and government is thinking of all the villages of the country to be connected with satellite internet. So that is the type of change which we are going to get very shortly. Now we have another application of this SATCOM technology is early warning signals and communication during disaster and emergency. Early warning signal is like there are a lot of fishermen who are going to the sea, and we expect that there is a cyclone is going to come. So immediately from that control station we send a message to all the fishermen. There is a terminal in their boats that please come back, there is one cyclone is going to come. So immediately they return from that place. So we issue a warning, and this warning goes via satellite. We are using satellite system. Earlier days what was happening, we were not able to broadcast anything, fishermen was not knowing anything, there was no mobile phone, and lot of lives were used to lose. So we are sending SMS signals, we are sending audio calls to them, and in case of emergency like Himachal, so much these landslides are there. So what will happen? All our cables will break. So we take our portable satellite communication system, we go to the actual site, from there we take the pictures, and everything is transmitted to the headquarter, whether it is at Shimla or Delhi or anywhere. So very compact system we have got, which we use in the case of disasters. Okay, another important applications is networking of offices. All public sector offices, Government of India offices, all banks, all state transport offices, Air India offices, airlines offices, they have got connected through satellites. So advantage is that we can communicate immediately from one office in Bombay to another branch office in Calcutta at the same time. We can correspond very fast. Earlier it was not happening. Suppose a person is retiring, his pension has to come from other place, immediately you can send the papers to the headquarters. They are all connected with very small aperture terminals which are used to receive satellite signals. You know, oil companies, post offices, everything is interconnected nowadays. Money transaction has become very easy. You are using your ATM cards. You can withdraw your money. Your bank is in Bhopal. You can withdraw your money in Delhi immediately. So how it is happening? It is happening because of the satellite.
the signal immediately goes from that ATM to our bank in Delhi or Bombay, wherever it is, and it immediately grants permission. Okay, so you get the money, which was not happening earlier. So this is a very good now system to get money. Even on POS, you buy any material in any shopping complex, we can make payment easily. We can go to the any bank kiosk and we can get all the entries in the passbook, whether we are in Delhi, Bombay or any place. And this is all happening because of our satellite technology. Then ticket booking has become easy. So no need of explaining in detail. Railways, airlines, buses, everywhere. Anytime you can book the ticket from anywhere, any part of the corner. If you have even a mobile phone, you can book your tickets. How this is happening? This is happening because of very small satellite terminals we have installed at every places and which communicate through satellites. Another important application is tele-education. You know, tele-education, their virtual classroom concept has come. As I am taking a class here now in Ahmedabad, people can listen it anywhere in the world. It is going everywhere immediately. So now government is giving a lot of weightage and they are trying to create a virtual classroom in all the schools. And IGNOU was the first university in the country who used this ISRO satellite technology for initially for experiment for 2-3 years they continued, and then finally they implemented everywhere. So it's a very important system for education from any place. Any expert can give a talk, anybody can listen. Same way, libraries. All the libraries have been interconnected. All the libraries in the country have been interconnected. Okay, if you want to find out a book which is available in the Delhi library, you are in Bhopal, you can see that. Okay, and there is a InflibNet, a center. It is, I think, UGC center at Ahmedabad. They got a headquarters in Ahmedabad, and InflibNet, information of library network, and it has become very easy to interact. Telemedicine, must be reading eSanjeevani. This is the latest government project, and ISRO developed this technology in sometime in 2000. And if you have a doctor in America and I want to consult that doctor, I cannot go to the America immediately. The patient is serious in a small village in the country, so immediately through satellite technology we can consult the doctor at America. He can see the patient, he can measure the parameters, and he can immediately advise us. So these type of telemedicine terminals now government has provided in various corporate hospitals, various district hospitals, and even in rural areas. So government is trying to put all these kind of terminals in the village panchayats, okay, so that everybody can get a treatment. And this type of concept is very useful for hilly region. If we stay in like Uttarakhand on a hill, from top of the hill to come up to the bottom it takes many hours and the patient is critical, so he need not come. We can take the opinion of the doctor who is situated at Dehradun base hospital. Immediately he can guide on the top of hill. So this project is very successful, and government is propagating as eSanjeevani and asking people to use maximum. Now we have got another vessel monitoring system. Vessel we call it the big ships. So many ships are there. India has got a very large coastal line, and so many ships from various other countries are coming. So we have got a system where all the ships who are there in the sea, we get on our screen. So which ship is located at which location, and this ship belongs to which country. So we know whether it is a genuine ship or it is some spy ship. Okay, that is one point. Second thing is, suppose ship is in problem and they need help, immediately they send a signal to the satellite. From satellite it will be transmitted to the headquarters, and from headquarters our Coast Guard people, they immediately run with a
safety ship, and lot of people can be shared with that. So this system also we have made a headquarter in I think Porbandar. Okay, it is very easy to monitor all the ships, and this is happening because of satellite technology. Now satellite navigation, no GPS. GPS is basically American system, and India we have developed Navig, navigation with Indian constellation, and India has become the 4th country which has got our own GPS system, separate navigation system. It has got recently international recognition, and government is trying to incorporate Navig chip in all the mobiles. After some time in the mobiles, in place of GPS you will get Navig chip. Okay, and we will discard GPS chip because it is a American chip. Okay, and Americans have full control to control this navigation. And there are many applications of Navig. Railway is using this Navig system to avoid collision of the trains. When the two trains approaches on a railway fatak, immediately the signals are transmitted from the one train to the satellite, and satellite sends it to the gate man. So there will be a horn which will blow as soon as the train is approaching towards that gate. So lot of accidents can be avoided using this Navig system, and railway is working very closely with ISRO to implement this in all unmanned level crossings. Another application of this is tracking of birds. These birds and animals, they can be tracked now. Okay, we put a chip on their leg, and when these birds flew from one place to another place, you can track with the help of a satellite. There is a TV monitor, we get all the signals. So recently it has happened in March 2020 when the COVID lockdown was there. One bird went from Gujarat to Kazakhstan. It traveled around 4,800 kilometers, and it came back in October 2020 to Gujarat. So total path of the bird was tracked on a computer using satellite technology. This bird went via Pakistan, Afghanistan route, and continuously the track was maintained. So same way we can track lot of animals. Now these cows, buffaloes which are moving on the road, we can have put a chip on this ear of this animals, and we know where this animal is going. We can track that animal. So why it has been initiated? As you know, a lot of people are taking cows, कत्ल खाने में जाती हैं उसको कटने के लिए. So with the help of this chip, we know कि ये जो गाय यहाँ घूम रही थी कुछ देर पहले, ये गाय किधर गई है, किस रूट से गई है और कहाँ जा रही है. अगर उसका रास्ता सही है, वो अपने घर की तरफ जा रही है, no problem. If it is not going, then you can stop that. So government has taken initiative. It will give information in advance if any cow is being taken to any slaughterhouse. So that is a very important application coming up. Now during COVID, another application it was made compulsory in Uttar Pradesh, and then Gujarat also initiated. So all the oil, this liquid oxygen tankers, so government made it compulsory that you put a Navig chip on these tankers, so that we can track whether this oxygen is going to the correct place or not, whether it has stopped on the way, if it has stopped, where it has stopped, for what purpose it has stopped, for how much tower it has stopped. Because when this oxygen was going from one place to another place, बीच में ही लोग उसको लूटना शुरू कर देते थे, उसको रास्ते में रोक लिया, वहाँ से ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन निकाल ली, which was happening for our petrol and diesel tankers. So this technology can be used to avoid all such problems. Then there are a lot of application of satellite, remote sensing satellite technology, which is different from communication. Because in remote sensing satellite, what we do, we basically keep optical and electronic cameras, and we continuously monitor. We take continuously photographs, and remote sensing is nothing but taking photographs and studying them. So what we do with this type of satellite, remote sensing satellite, we
observe the rural and urban land. We observe continuously. Then agricultural fields. We study forest areas, mountains, glaciers, rivers, lakes, oceans, and our environment. So a few applications with that, like crop monitoring. Now with the help of remote sensing satellites, we can monitor the crop all over the country. So with the satellite, we know which crop, how much crop is happening this year. चना कितना हो रहा है, गेहूं का प्रोडक्शन कितना है, चावल कितना हो रहा है, मस्टर्ड कितना हो रहा है, किस खेत में कितना है. तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास एक कंप्यूटर का बटन दबाने से डेटा पूरा मिल जाता है. एंड दिस डेटा वी गिव इट टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टेक्स फर्दर एक्शन. अगर हमको मालूम पड़ा कि मूंगफली की फसल खराब हो रही है, चने की फसल खराब हो रही है, गेहूं कम होने वाला है, सो गवर्नमेंट कैन टेक एडवांस एक्शन टू इम्पोर्ट वीट. If you know if quantity is more, then we can take action to export it. So government ने क्या किया है, they have made a crop forecast center at New Delhi. उस जितनी भी क्रॉप्स हैं उसको फोरकास्ट करते हैं पहले से, ये सब स्टडी करके. एंड दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी. यू कैन सी द फोटोग्राफ्स. सो वी गेट दिस टाइप ऑफ फोटोग्राफ एंड जितनी फसल आती है सबका कलर थोड़ा अलग अलग होता है. तो वी हैव ए कलर कोडिंग एंड फ्रॉम दैट कलर कोड्स वी एस्टिमेट विच इज दिस क्रॉप. ये लास्ट वीक के न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है. अब सैटेलाइट से होगी फसलों की देखरेख. सिस्टम से लैस होने वाला है. उत्तराखंड होगा पहला राज्य. वहाँ का गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है. सारी जितना भी वेजिटेशन हो रहा है स्टेट के अंदर, दे मेड इट कंपलसरी. एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड विद द हेल्प ऑफ ए सैटेलाइट सिस्टम. सो द सैटेलाइट technology can identify the type of vegetation. We study the forest. ऊपर सैटेलाइट है 1000 किलोमीटर के ऊपर. फ्रॉम देयर इट मॉनिटर्स द टोटल फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, वेटलैंड, कोस्टल वेटलैंड है, फॉरेस्ट वेजिटेशन है, कितनी वैरायटी है वेजिटेशन की, क्या क्वांटिटी है, कोरल लीव्स, मैनग्रोव्स, बायोमास एस्टिमेशन, और फॉरेस्ट के अंदर क्या चेंज आ रहा है, फॉरेस्ट हमारा कितना कम हो गया है. क्योंकि काफ़ी जो लोग होते हैं अपना फॉरेस्ट में से लकड़ी काट काट के ले जाते हैं, पेड़ काटते रहते हैं, कई कई किलोमीटर तक कट जाता है. हाउ विल यू मॉनिटर दैट? इट कैन बी मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स. तो सैटेलाइट विल गिव अस ए पिक्चर कि भाई इस एरिया में पिछले एक हफ्ते में इतने पेड़ कट गए हैं, अभी इतने पेड़ बचे हैं वहाँ पर, कैसी उसकी हिस्ट्री है, कैसे कैसे चेंज हुआ है. फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाती है. आपने पढ़ा होगा अभी कैलिफोर्निया में आग लगी है, काफ़ी जैसे 24-25 दिन हो गए, भयंकर आग है. उत्तरांचल के अंदर फॉरेस्ट में आग लग जाती है. इस आग का ओरिजिन कहाँ पर है और ये किस डायरेक्शन में आग जा रही है, तो दिस थिंग वी कैन ईजीली मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. गवर्नमेंट को डेटा मिल जाता है कि आग इस जगह पर लगी है. दे सेंड फायर फाइटर्स टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. यू कैन सेव योर एनिमल्स, यू कैन गो एंड सेव other things. Natural resource mapping. Again we have got a headquarter in Bangalore. ये जितने भी हमारे natural resources हैं we can monitor with the help of satellites. We take photographs. How we take? There are various types of sensors. वो सेंस करते हैं जो और हैं अलग अलग टाइप के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अलग अलग कलर कोड से मैप करते हैं और हमको वो डेटा देते रहते हैं. So there is a center, Natural Resources Center in Bangalore. Then we have got a regional resource centers in various places in the country which does this work. We can predict heat. जैसे ये खास तौर से नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी होता है, लू वगैरह चलती है गर्मियों में, हीट वेव्स आती हैं वहाँ पर, तो उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं. ये 24 मई 2015 का फिगर है. सो दैट विल शो अस वेल इन एडवांस कि किस एरिया में हीट वेव आने वाली है और क्या टेम्परेचर हो जाएगा. एंड दैट मौसम विभाग को देते हैं. मौसम विभाग उसको अनाउंस करता है कि जिससे लोग अपना प्रिकॉशन ले सकें. विद द हेल्प ऑफ दिस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वी स्टडी रिवर्स. अब इंडिया में देखिए कितनी रिवर्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं. उनकी मॉनिटरिंग हम सैटेलाइट से करते हैं. सैटेलाइट का डेटा हमारे कंप्यूटर पे आता है. इट मीन्स बेसिकली वी आर मॉनिटरिंग ऑल दैट with the help of a computer.
और हमको ये पता लग जाएगा कि किस रिवर में कितना पानी है, कौन सी रिवर सूख गई है, किस रिवर में फ्लड आने वाला है, और फ्लड आ गया है तो कितना एरिया रिवर ने हमारा कवर कर लिया है, फ्लडेड एरिया कौन सा है। और ये रिवर जो है धीरे धीरे जो है रूट भी बदलती हैं अपना, तो उसकी भी वार्निंग हमको मिलती है कि भाई ये रिवर धीरे धीरे रूट बदल रही है और आफ्टर 20 डेज इट विल चेंज द रूट, तो उससे क्या नुकसान होने वाला है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन ये गवर्नमेंट के पास चली जाती है। गवर्नमेंट मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वहाँ का, जो एडमिन होता है IAS ऑफिसर, वहाँ पे इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है, ठीक है। तो वो उनको उसके हिसाब से एक्शन लेना होता है। रिवर के अंदर कोई लेक है, हमारी लेक में कितना पानी बचा है, लेक पूरी की पूरी सूख गई है, हाउ वी फाइंड आउट, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट एंड दीज सेंसर्स। जो सिटी में हमारे कितने जगह हमने पॉन्ड्स बनाए हैं, वाटर रिजर्वायर बनाए हैं, कितना कम पानी रह गया है उसके अंदर, कोई रिवर ओवरफ्लो कर रही है, वो सब उसकी वार्निंग इशू करते हैं कि भाई रिवर में तो इतना पानी आ गया तो ये ओवरफ्लो कर जाएगी। नया डैम हमको बनाना है, नए डैम की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, सो वी फाइंड आउट बेस्ड ऑन द स्टडीज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। तो हम लोकेशन बताते हैं कि भाई दिस प्लेस इज बेटर टू मेक ए न्यू डैम। ये अपने आप में एक बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो लगे हैं काम करने के लिए। इसी तरीके से हम लोग समुंदर की भी स्टडी करते हैं। अब समुंदर देखिए कितना बड़ा समुंदर है, और हम वैसे तो फिजिकली तो देख नहीं सकते, दूरबीन लेके खड़े हो जाएं उसको वॉच करें समुंदर को, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट वी कैन डू इट ईजीली। हम उसमें अलग अलग टाइप के सेंसर्स लगाते हैं सैटेलाइट के अंदर, और जिससे हमको ये डेटा मिलता है। तो उसमें हमको बोट या शिप का जो किस डायरेक्शन में ये बोट शिप जा रही है, हवा की डायरेक्शन क्या है, और उसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उनको कैसे अपना वेलोसिटी कंट्रोल करना है, डायरेक्शन कंट्रोल करना है, वो डेटा हमारे पास होता है। नेविगेशनल चैनल, जो बड़े बड़े शिप्स हैं उनको नेविगेट करने के लिए चैनल होते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा चैनल बेस्ट चैनल है, किस चैनल से उनको चाहिए, कहाँ पे कितनी गहराई है चैनल के अंदर, वो हम सैटेलाइट से सेंसर से पता लगाते हैं और वो डेटा उनको देते हैं। सी का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना होने वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ा या जो एडवांटेज इसका सी का ये है, जिससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है, और हमें मीन जो हमारे फिशरमैन्स हैं, मछुआरे, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। हम लोग सैटेलाइट से स्टडी करते हैं समुंदर के जो पानी है उसका टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो स्टडी में ये दिखा है कि जिस एरिया में फ़िश ज़्यादा होती हैं उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है पानी का, और वो टेम्परेचर हम लोग सैटेलाइट से पता लगाते हैं। और जैसे हम उस इंफॉर्मेशन को जितने भी हमारे फिशरमैन हैं उनको हम कन्वे कर देते हैं, उनके पास टर्मिनल्स लगाए हैं, उनको हम वहाँ के जो लोकेशन है वो बता देते हैं कि इस लोकेशन पे आप जाइए, यहाँ पे आपको फ़िश मिलेंगी। तो ये फिशरमैन उस एरिया में जाते हैं, उनके पास कंपास होती है, और वहाँ उस एरिया में जाते हैं, जाल फेंकते हैं, बहुत सारी मछली पकड़ के लाते हैं। पहले क्या करते थे ये लोग, अंदाज से फेंका करते थे, जाके फिर गए थोड़ी दूर आगे जाके जाल फेंका, कहीं और फेंका, और इतनी मछली इनको नहीं मिलती थी। तो ये सब फ़ायदे हैं हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के। तो इससे हम सोलर एनर्जी का पता लगाते हैं। जैसे हमको बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाने हैं, आजकल गवर्नमेंट हर जगह बोल रही है बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाओ, तो हम ये स्टडी करते हैं, हमें पूरा मैप से पता लग जाता है सैटेलाइट से कि कहाँ पर सोलर एनर्जी जो है किस एरिया में कितनी गिर रही है, हमको मैक्सिमम सोलर एनर्जी कहाँ मिलेगी, हमको प्लांट कहाँ लगाना चाहिए। तो देखिए अलग अलग कलर कोडिंग है ये, और कलर कोड के हिसाब से इस फिगर में हमें ये मालूम पड़ रहा है कि कहाँ पे कितनी इंटेंसिटी है, उसके हिसाब से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको सोलर प्लांट्स कहाँ लगाने हैं। मौसम का हमें पता लग जाता है, आपने रोज़ देखा होगा न्यूज़ के बाद में, हमारा टीवी पे आजकल न्यूज़ के बाद में बताते हैं मौसम का हाल, अलग अलग चैनल वाले बताते हैं। IMD की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये मौसम के बारे में प्रेडिक्शन करे। ऑल दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन गिवन टू IMD। हमारे पास टर्मिनल्स लगे हुए हैं जो 24 घंटे मौसम का पता लगाते हैं। वो टीवी स्क्रीन पे, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये इन्फॉर्मेशन आती रहती है, और उस वहाँ से ये डेटा ये पब्लिक को दिखाते हैं। ये इस डेटा से हमको पता लगेगा बारिश के बारे में, कहाँ बारिश आएगी, कहाँ पे बादल रहेंगे, कहाँ पे ओले गिरेंगे, कहाँ पे बर्फ़ गिरने के चांसेस हैं, कहाँ पे हमको डस्ट स्टॉर्म आने वाला है, आंधी धूल उड़ेगी, और टेम्परेचर कितना बढ़ सकता है उस एरिया में, कितना टेम्परेचर कम हो सकता है। ये सब चीज़ें बेस्ड ऑन द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वी गेट ऑल दिस डेटा
और इसरो ने एक हमारा लगाया है ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, काफ़ी कई हज़ार, आई थिंक 4500 ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस जो हैं वो लगाए हैं, वो जिस टाइप का डेटा हमको वो देते हैं सबको। सेम वे वी कैन प्रिडिक्ट द साइक्लोन। जब साइक्लोन आते हैं, वो भी आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में, टीवी में दिखाते हैं कि साइक्लोन कहाँ पहुँचा अभी तक। तो ये टेक्नोलॉजी पहले नहीं थे और ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता था कि ये साइक्लोन कहाँ जाके हिट करेगा। तो आजकल जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हम उसको पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि साइक्लोन अभी कितने दिन के बाद आएगा और कहाँ पे जाके हिट करेगा। उसको सैटेलाइट से फ़ोटो लेते रहते हैं और उसकी स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल करके देखते हैं कि ये फाइनली किस टाइम में कहाँ पर पहुँचेगा। ये बॉम्बे टच करेगा, आंध्रा में जाएगा या सूरत में जाके हिट करने वाला है। तो उसके हिसाब से क्या करते हैं, पहले से गवर्नमेंट एक्शन लेती है। वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको पहले से आगाह कर देगी कि आप ये जगह छोड़ के चले जाइए, यहाँ साइक्लोन आने वाला है। तो हमारी प्रॉपर्टी का और जो मैन पावर है, लोग हैं, उनकी जानें बच जाती हैं, जो कि पहले नहीं होता था। पहले हमारे हज़ारों लोग इस साइक्लोन में मर जाते थे। तो नाउ वी कैन ट्रैक दीज साइक्लोन्स वेरी वेरी एक्यूरेटली। यू कैन सी सम ऑफ द फोटोग्राफ्स। इस तरीके के फोटोग्राफ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। ये 2015 का फ़ोटो है, शाम के 7:15 बजे का, कल्पना सैटेलाइट से लिया गया फ़ोटो है। और ये दिखाया है इसने कि ये बॉम्बे एरिया में दिखा रहा है कहाँ पर है उसकी आई। और इसको हम आई को मॉनिटर करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कहाँ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दूसरा फ़ोटो देखिए, ये 21 अगस्त का है 2017 का, रात के 10:30 बजे लिया गया है। ये तीसरा फोटो है। तो ये जो टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और काफ़ी हम लोगों ने जान माल की हानि को रोका है इससे। अब इसी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं या सिटी के एरिया हैं, जो हमारे सिटी के प्लानर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उनको कुछ चीज़ें प्लानिंग करनी होती हैं। हमारी जो गांव के एरिया हैं, गांव में अगर मान लिया हमें कोई बड़ा पॉन्ड बनाना है या कोई बड़ा ऑडिटोरियम बनाना है, तो हमको जगह खोजनी होती है कहाँ पर जगह खाली पड़ी है। तो ये यूजिंग हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पूरा की पूरा बहुत ही एक्यूरेट मैप बना लेते हैं और उससे उनको हम सजेस्ट करते हैं कि भाई कहाँ पे आपको क्या चीज़ बनानी चाहिए। या हमको कोई सड़क बनानी है गाँव के अंदर, तो हम कौन सा रूट फॉलो करेंगे सड़क बनाने के लिए, जहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर मिले, क्लियर स्लोप मिले, ट्रैफिक कम हो। सिटी की प्लानिंग कैसे करनी है, इतना अब सिटी एक्सपेंड हो रहा है, जितने बड़े बड़े सिटी हैं सब एक्सपेंड हो रहे हैं। तो उसको एक्सपेंशन के लिए हमें नई नई चीज़ें बनानी है, स्टेडियम बनाने हैं। तो वो सब कैसे करेंगे, वो सब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लोग एक्यूरेटली मैप्स बनाते हैं और उससे ही हमको डेटा मिलता है कि एनक्रोचमेंट का पता लगता है कि कहाँ पे कितने एक्रोच किया है। एक हफ्ते के अंदर ये यहाँ पे कोई मकान नहीं था, अभी एक हफ्ते के अंदर देखा इतनी सारी झोपड़ी आ रही है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमको सैटेलाइट से मिल जाती है कि कितना एनक्रोचमेंट हुआ है, किस रेट पे एनक्रोचमेंट हो रहा है, कौन सी ज़मीन का। गवर्नमेंट के पास सब डेटा है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट की एक्शन लेती है। तो मॉनिटरिंग एनक्रोचमेंट, माइनिंग का हमें पता लगता है कि जैसे लोग नदियों में से रेत निकाल के ले जा रहे हैं, कहाँ पे कितने ट्रक जा रहे हैं, दिन में 10 ट्रक निकल गए, वो सब पिक्चर्स के अंदर आ जाता है कि हमारा कितना वहाँ से निकला। अब आपको एक्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। ये जो हमारे मैप मेकिंग की टेक्निक है, पहले हम लोग सर्वे ऑफ इंडिया से मैनुअल तरीके से बनाते थे मैप को सर्वे कर करके। आजकल हम लोग कार्टोग्राफी जो है वो सैटेलाइट बेस्ड है सारी। जितने नक्शे हैं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, बहुत ही एक्यूरेट हमको डेटा सैटेलाइट से मिलता है और उसके बेस पे हम ये अपने मैप्स तैयार करते हैं। और हमारे जो सैटेलाइट्स हैं इतना एक्यूरेट है कि अभी 1 फीट बाई 1 फीट का एरिया हम स्पेस से ज़मीन का देख सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी कि हम कार का नंबर तक पढ़ सकते हैं कि कार जा रही है उसका क्या नंबर है। दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल। इवन जो सी का जो फ्लोर है, मतलब आप ये मान लीजिए अगर सी में से पानी खत्म हो जाए तो सी कैसा लगेगा, तो वी आर ट्राइंग टू मेक दैट टाइप ऑफ मैप ऑल्सो, सी फ्लोर मैप। क्विकली जाऊंगा, 2-4 चीज़ें मैं स्किप कर दूंगा। अच्छा, डिसास्टर मैनेजमेंट में हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत यूज़फुल है। जैसे मैंने 1-2 स्लाइड पहले भी बताया कि जितना भी हम एकदम से वहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाता है, हमारे पूरी वीडियो ऑडियो सब वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। गवर्नमेंट नेसेसरी एक्शन
लेती है डिसास्टर के लिए। अब पंजाब साइड में बरेली होती है, बरेली जो है उसके ऊपर बहुत पॉल्यूशन होता है दिल्ली एरिया के अंदर। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई इसरो को कि आप पता करके बताइए कि बरेली कहाँ हो रही है। तो हम अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से पता लगा लेते हैं कि भाई बरेली का ओरिजिन कहाँ पर है, किस खेत से ओरिजिनेट हुई है। तो फ़ौरन वो पता करके हम लोकल गवर्नमेंट को डेटा दे देते हैं कि भाई इस गांव में इस लोकेशन से बरेली जनरेट हुई है। अब वो लोकल पुलिस के ऊपर है, पुलिस वहाँ जाए क्या, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है वो उनके ऊपर है। ओके, फाइनली ये सब जो हम लोग कर रहे हैं इससे हम इसरो जो है वो क्या काम करती है। बेसिकली हम इसरो की तरफ से बहुत सोशो इकोनॉमिक चेंज ला रहे हैं कंट्री के अंदर, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारा। और गवर्नमेंट को हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर रहे हैं। गवर्नमेंट को गवर्नेंस के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल किया जा रहा है। और कॉमन मैन की जो लाइफ है वो बहुत इम्प्रूव पहले से हो गई है और आगे आने वाले सालों में और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में एक टास्क फोर्स बनाया था। उन्होंने उसमें पीएम के साथ मीटिंग हुई थी, सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को बुलाया था, दे हैड अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन। तो फाइनली उन्होंने कहा कि 170 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है कि उन प्रोजेक्ट्स में आप जो है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो दे हैव बीन, ऑल डिपार्टमेंट्स हैव बीन आस्क्ड टू यूज़ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इसरो इज ट्रेनिंग देयर पीपल। तो किस तरीके से यूज़ करेंगे उसको, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसरो के साथ एक MOU साइन किया है। बेसिकली जितने भी हाईवेज हैं, रोड्स हैं, हम उसकी मैपिंग करना चाहते हैं। बेसिकली आपको कंप्यूटर के ऊपर किसी भी गांव में बैठ के कंप्यूटर पे आप डेटा देख सकते हैं कि अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो आपके रास्ते में हाईवे पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, लेफ्ट साइड में कौन सी बिल्डिंग है, राइट में कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा होटल है, कौन से मकान है। तो यू हैव फुल कंट्रोल। तो इसको रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया है। और पूरा रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये हमारे कंप्यूटर में होगा। और पूरे कंट्री की रोड्स को, जो मेन हाईवेज हैं, पहले हम उसको मैप करके कंप्यूटर में डालेंगे, जिससे आपको सारा के सारा डेटा पता रहे क्या हो रहा है। गवर्नमेंट विलेज रिसोर्स सेंटर बना रही है, सभी पंचायत में एक एक ऐसा ऑफिस बना रही है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन थ्रू सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं। उससे जो लोकल गांव के लोग हैं उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिलेगी, रिलेटेड विद एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज जो है। तो ये प्रोजेक्ट भी इसरो ने शुरू कर दिया है और काफ़ी जगह लगा दिए हैं। 460 जगह पर पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी एक फ्यू स्लाइड्स मैडम आप लोगों के लिए। इसरो में या स्पेस एजेंसी में जितना भी काम होता है तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे इसरो के अंदर 20, 30, 40,000 के करीब लोग हैं जो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स करने में लगे हैं। इसरो इज़ ए 50 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो लेट अस सी लेडीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या कर रही हूँ। तो वुमेंस का काफ़ी अच्छा योगदान स्पेस के अंदर है। तो आपने देखा वो पहली जो लेडी थी स्पेस के अंदर गई थी, शी वाज वैलेंटीना तेरेशरोवा। शी वाज ए रशियन एस्ट्रोनॉट। 1963 में पहला स्पेस यात्री किया था 1957 में, और 1963 में ये लेडी रशिया की थी जो स्पेस में चली गई थी। तो लेडीज़ जो है वो पीछे नहीं है कहीं भी, आदमियों के पीछे पीछे फ़ौरन उसको उन्होंने फॉलो अप किया। फिर अमेरिकन लेडी गई 1983 में, काफ़ी सालों के बाद, लगभग 20 ईयर्स के बाद अमेरिकन लेडी जो है सैली राइड जो है, शी इज़ फ्लोन इन द चैलेंजर। और फर्स्ट इंडियन लेडी जो स्पेस के अंदर गई जिसको बोलते हैं कल्पना चावला। कल्पना चावला थी कि बिकॉज शी डिड हर इंजीनियरिंग इन इंडिया, देन वेंट टू अमेरिका फॉर डूइंग PG कोर्स एंड देन फाइनली देन शी वेंट। नाउ एज ऑन टुडे शी इज़ नो मोर, शी वेंट ट्वाइस टू स्पेस। तो लेडीज़ जो हैं वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं है स्पेस में काम करने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ कई बार, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है, इफ़ यू सी ऑल टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी है जो हर जगह फिट होती है और हर जगह ज़रूरत पड़ती है। वेदर यू गो टू द हॉस्पिटल्स, यू गो टू द ऑयल इंडस्ट्री, यू गो टू द कॉलेज, एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, यू विल फाइंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रोल। सेम वे आप लेडीज़ को देखिए, कोई डिपार्टमेंट इंडिया का, वर्ल्ड का ऐसा नहीं है जहाँ लेडीज़ काम नहीं करती है। और कितने भी चैलेंजिंग जॉब्स हों सब लेडीज़ लेती हैं। इंडियन ओरिजिन वुमेन ब्रेकिंग बैरियर्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। हम लोग कहते हैं ये काम लेडीज़ के बस का नहीं है। लोग कहते हैं अरे तुम लेडी होगी क्या काम कर पाओगी। हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट
अंडर एस्टिमेट करने के लायक नहीं है। लेडीज़ जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट रोल कर रही हैं सभी डिपार्टमेंट में, सभी जगह अच्छा काम कर रही हैं। उसके अंदर स्पेस में भी सारी बैरियर्स तोड़ के अब आप देखिएगा ये मैंने 6-7 लेडीज़ जो हैं ये इंडियन ओरिजिन की लेडीज़ हैं जो बड़ा अच्छा काम स्पेस के अंदर कर रही हैं। ठीक है, टोटल 560 एस्ट्रोनॉट्स अभी तक उस स्पेस में जा चुके हैं, 36 कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ के इंक्लूडिंग इंडिया। 560 आउट ऑफ 560 90 आर वुमेन, 90 लेडीज़ उसमें जा चुकी हैं अलग अलग मिशंस के ऊपर। और ये इंडिया की ओरिजिन है, कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स जो है ये इंडियन ओरिजिन की हैं एंड वहीं अमेरिका में बॉर्न हुई थी और शी हैज़ मेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ स्टेइंग फॉर अ मैक्सिमम टाइम इन स्पेस। श्रीषा बंदला, ये भी रिसेंटली आपने सब नाम सुनने में आया है। संजल स्वाति मोहन, शी इज़ ए साइंटिस्ट, इनके फादर जो थे वो एज इंजीनियर। और प्रियंका श्रीवास्तव, इंडियन स्पेस प्रोग्राम में भी लेडीज़ ने बहुत अपना योगदान दिया है। इंटरनेशनल लेवल पे तो ये लोग अच्छा कर ही रही हैं, बट इंडिया में भी पीछे नहीं है किसी भी तरीके से। जनरली कहते हैं अमेरिका में तो ठीक है सब चलता है, बट इंडिया में कहाँ काम करेंगे, ये लड़कियों के बस की बात नहीं है, घर पे बैठो खाना बनाओ, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हर एक फील्ड के अंदर हैं, स्पेस के अंदर आ गई हैं। 1970 से जो हमारा रिकॉर्ड कहता है, जब स्पेस साइंस हमने शुरू करी इंडिया में 62 में, और 70s से तो लेडीज़ ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। और एक हमारी जो लेडीज़ हैं मिसेस पलसुले, शी हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इसरो अहमदाबाद, शी ज्वाइंड समटाइम इन 1970, शी वॉज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड नाउ शी इज़ सेटल्ड इन भोपाल। वो एमपी की हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है मतलब आप लोगों के लिए भी कि वो एमपी की लेडियाँ आजकल भोपाल में हैं। उन्होंने इतने साल काम किया, 40 साल काम कर रिटायर होकर गई हैं। बहुत अच्छा उन्होंने टेक्निकल डिविजन में काम किया बिकॉज शी वॉज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो ये लेडीज़ जितनी भी हमारे स्पेस और ग्राउंड दोनों में काम करती हैं। ग्राउंड में जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिज़ाइन होता है सैटेलाइट्स का, उनका मैन्युफैक्चरिंग होती है, टेस्टिंग होती है, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। तो ऐसा ही स्पेस का तो लिमिटेड हो जाता है, स्पेस में जाने वाले तो एस्ट्रोनॉट होते हैं, 1-2 रिसर्चर्स होते हैं जो जाते हैं इसके अंदर, बट मोस्टली स्पेस में जो काम होता है उसका सारा कंट्रोल ग्राउंड पे होता है। और ग्राउंड स्टेशन, ग्राउंड सेगमेंट के अंदर इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। साइंटिफिक फील्ड के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर बहुत अच्छा योगदान रहा है लेडीज़ का। इंजीनियरिंग के फील्ड में कोई ब्रांच इंजीनियरिंग की ऐसी नहीं है जो इसरो में यूज़ नहीं होती है, और लगभग सभी ब्रांचेस की लेडीज़ जो हैं हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुकी हैं और कर रही हैं काम। एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ में भी बहुत आती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में तो आप कह सकते हैं सभी जगह आती हैं, भाई क्लरिकल में देख लो, वहाँ तो लेडीज़ मिलेंगी, बट यहाँ क्या साइंटिफिक में है, इंजीनियरिंग में है, एडमिनिस्ट्रेटिव में है, सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर हैं, तो उसमें काम करती हैं। और ऐसा देखिए सभी स्टेट की लेडीज़ हैं हमारे यहाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई स्टेट ऐसी नहीं है कि जहाँ से लेडीज़ का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, यूपी को कहते हैं बैकवर्ड है, बट यूपी की कितनी लेडीज़ हमारे यहाँ आके काम छोड़ के अपनी स्टेट छोड़ के यहाँ आई हैं। गुजरात में त्रिवेंद्रम में गई हैं, बेंगलोर गई हैं, जो वहाँ पे काम कर रही हैं। सभी रिलीजन के लोग हैं, सभी कास्ट के लोग। वी कैन नॉट से कि एक पर्टिकुलर कास्ट की लेडीज़ ही हमारे यहाँ काम कर रही हैं, रिलीजन की काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। सब तरीके की लेडीज़ हैं और सारे स्पेशलाइजेशन की हैं। जैसे आप साइंस में देखिए, हम ऐसा कि लेडीज़ फिजिक्स में नहीं है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथ्स में है, ओके, MCA करके आ रही हैं, ITI हैं, टेक्नीशियंस के अंदर हैं। सभी टाइप का कोर्स, जो मुश्किल से मुश्किल कोर्स कौन सा कहलाता है लेडीज़ के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें भी आने लगी हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेडीज़ आती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। ये हम लोग तो कहते हैं कि हम ऑफिस का ही काम करते हैं। अब लेडीज़ का कि हम ऑफिस का काम करेंगे तो घर का काम कैसे देखेंगे, घर का काम नहीं करेंगी। लेकिन वो भी लगता है जो हम सोचते हिसाब से वो भी गलत है। हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि वो दे आर ऑल्सो गुड हाउस मैनेजर्स ऑल्सो। वो अपना ऑफिस भी अच्छा संभालती हैं, घर भी अच्छा संभाल रही हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं, शाम को जाके हस्बैंड की सेवा भी करती हैं, खाना भी बनाती हैं, टूर पे भी जाती हैं। हम लोग इतने टूर पे जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, त्रिवेंद्रम में जाते हैं, तो दे गो ऑन टूर ऑल्सो। ऐसा नहीं कि मैं लेडी हूँ मैं नहीं जाऊँगी टूर पे। ये और हमारा 24 आवर टेस्टिंग चलती है। जितने भी सिस्टम टेस्ट होते हैं, अगर उस लेडी का कोई सिस्टम है, शी इज़ ए डिज़ाइनर,
तो उसको टेस्टिंग में आना ही पड़ता है। वो अपना सिस्टम देखती है, सारी रात टेस्टिंग चलेगी तो शी विल बी देयर फॉर ऑल द टाइम। ठीक है, तो इन एडिशन टू ए गुड साइंटिस्ट इंजीनियर दे आर गुड हाउस मैनेजर ऑल्सो। बहुत अच्छा घर को सब कंट्रोल ये करके रखती हैं। इतना जो हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स हैं उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। उनके टेक्निकल पेपर्स जो लिखे हैं उसमें बड़े अच्छे उनको रिकग्निशन मिली है वहाँ पे। और कुछ लेडीज़ तो ऐसी हैं जो छोटे बच्चे होते हुए भी, फैमिली होते हुए भी, वो 3-3 महीने के लिए बाहर चली गई हैं, 3 months। कहाँ पर? अंटार्कटिका मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हर 2 साल के बाद ये टीम जाती है वहाँ पर अंटार्कटिका में, 3 महीने वहाँ रहते हैं। साइंटिफिक मिशंस होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं ये लोग। बर्फ़ के अंदर रहना पड़ता है, आसपास कुछ नहीं है, बर्फ़ के अंदर वहाँ मकान बनाए हुए हैं रहने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वहाँ पे ये 3 महीना दूसरे सब कॉलेज के साथ 20-22 लोगों की टीम होती है, पूरे इंडिया से सिलेक्शन होता है उनका। तो उस मिशन में भी ये लेडीज़ जो हैं वहाँ जाके आई हैं, अपने छोटे बच्चों को यहाँ छोड़ गई हैं, अपने उनके हस्बैंड ने मैनेज किया, सास ससुर ने मैनेज किया, बट दे हैव टेकन लीड एंड डन ए वेरी गुड जॉब। और वहाँ की जो लाइफ है वो ईजी नहीं है, बर्फ़ में रहना 2-3 महीना, वो एटमॉस्फेयर के अंदर इज़ वेरी टफ लाइफ, वेरी टफ लाइफ। और उन्हें कोई ऐसी आने के बाद कोई कंप्लेंट नहीं करी कि बहुत बीमार पड़ गई हों या बहुत कोई दिक्कत हो गई हो, कुछ नहीं है। हैप्पीली वो लोग आती हैं, काम करती हैं। अब ये देखिए अलग अलग शहर के साइंटिस्ट हैं जिनको मैंने लिस्ट आउट किया है, 20-22 से अहमदाबाद की हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं। और वो काफ़ी लेडीज़ तो ऐसी हैं जो बीटेक करके आती हैं, फिर एमटेक कर लेती हैं, पीएचडी भी की, उन लोगों ने जॉब में साथ में रहते रहते पीएचडी तक भी करी है और बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है। अब सबके बारे में बताना तो बड़ा मुश्किल है, उतना टाइम भी नहीं है और अभी ज़रूरत भी नहीं है। फिर कभी मौका लगा तो इनको सब की एक्टिविटीज़ जो हैं वो हाईलाइट करके आपको मैं बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये जो भोपाल चैप्टर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है लेडीज़ के लिए, पूरी इनकी लेडीज़ की टीम बड़ी एक्टिव है आपकी वहाँ मैनेजमेंट की। तो आपको भी गर्व होना चाहिए कि आपके एमपी की भी बहुत सारी लड़की हैं जिन्होंने स्पेस के अंदर अच्छा काम किया है और आगे भी वो लोग आती रहेंगी, करेंगे। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको 1-2 स्लाइड और स्टूडेंट्स के देखिए, जो छोटे कॉलेजों के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी स्पेस में अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। कुछ बच्चे जो ट्रेनिंग पे आते हैं उन्होंने हमारे रॉकेट बनाए हैं व्योम 1 और 2 एंड जैसे स्कूल प्रोजेक्ट होता है, कॉलेज के प्रोजेक्ट होते हैं बीटेक के लेवल में, और वीएसएससी में रह के उन्होंने ये उनकी हेल्प के साथ रॉकेट्स बनाए और लॉन्च किए, देखा है। तो उनको बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सैटेलाइट्स बनाए हैं, 12 सैटेलाइट स्टूडेंट्स के बन चुके हैं, उनमें अन्ना यूनिवर्सिटी है, SRM है, IIT कानपुर है, ये लोग करके से 12 सैटेलाइट। इसरो ने ऑफकोर्स गाइडेंस दिया है, फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं उनको। रोवर्स बनाए IIT कानपुर वाले बना रहे हैं, चांगा जो गुजरात में है इन लोगों ने रोवर बनाया है। और ये नीचे आप जो कटिंग देख रहे हैं 2008 की है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की। नासा ने एक कंपटीशन किया था 2008 में रोवर्स के लिए, लॉन्ग बैक। तो उसमें वहाँ 6 लड़कों की टीम थी जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था और इसको लेके वो लोग अमेरिका गए थे, उनको एक वहाँ पे अवार्ड भी मिला था 2008 में। तो ऐसा नहीं, स्टूडेंट्स भी इंडिया के अंदर बहुत इनोवेटिव हैं, काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्ट लेते हैं, अच्छा काम करते हैं। ओके, 1-2 स्लाइड्स मैं इसके ऊपर लाऊंगा। ये कंपनी मैंने इस्टेब्लिश करी है 2018 में, और पर्पज़ इस कंपनी का ये है टू क्रिएट अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर द कॉमन मैन ऑफ द कंट्री। हम जो काम कर रहे हैं, इसरो वाले जो काम करते हैं स्पेस रिसर्च का, उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा है, उनको कैसे बेसिक एजुकेशन दी जाए स्कूल के बच्चों को, सो दैट उनको इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो मेरी सबसे पहले एक्टिविटी ये है, मैंने एक गाज़ियाबाद के अंदर अपने फ्लैट में एक स्पेस साइंस गैलरी शुरू करी है, और उसमें जो आसपास के स्कूल के जो बच्चे हैं, कॉलोनी के बच्चे हैं, शहर के बच्चे हैं, वो उसके अंदर आते हैं देखने। लेकिन ये 5-6 महीने ही मैं इसको चला पाया, उसके बाद ये कोविड आ गया। 2019 में मैंने शुरू किया था इसको, और उसके बाद में कोविड के टाइम से अभी तक ये बंद है, क्योंकि वो फ्लैट के अंदर है तो सोसाइटी वाले भी इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं खोलने के लिए, क्योंकि बाहर के बच्चे आएंगे तो इन्फेक्शन होगा। तो ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मैंने वहाँ डिस्प्ले किए थे, कुछ मॉडल्स डिस्प्ले किए हैं, लोग आने शुरू हो गए थे देखने के लिए। तो पर्पज़ इसका ये है कि हर एक आदमी तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता नहीं जा सकता, और इंडिया के जो छोटे छोटे गांव हैं, शहर हैं, उनमें ब्रेन बहुत अच्छा है, बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, कोई गाइड करने वाला उन बच्चों को नहीं है, ठीक है ना।
अगर मान लिया मैंने भोपाल के अंदर एक ऐसी गैलरी कर दी, तो भोपाल के आसपास कितने छोटे छोटे शहर हैं, वो बच्चे एटलीस्ट भोपाल आके देख तो सके, कभी सैटरडे संडे को आएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दे कैन फील कि सैटेलाइट कैसा होता है देखने में, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, कैसा लगता है, उठा के देखेंगे। वहाँ किताबें रखेंगे स्पेस से रिलेटेड, तो बच्चे उसको पढ़ेंगे आके, स्पेस से रिलेटेड ब्रोचर्स रखे हैं, पोस्टर लगाए हैं, और एक जना उसको मैनेज करेगा जो उसको सब एक्सप्लेन कर सकता है। तो आई एम थिंकिंग कि ये इस टाइप की गैलरीज एटलीस्ट इंडिया में सभी स्टेट के अंदर होनी चाहिए थी। मेरा 22 तारीख को एक इसके ऊपर स्पेस गैलरीज के ऊपर एक प्रेजेंटेशन है। अमेरिका की एक संस्था है GIST, तो वो इंडियंस हैं जो अमेरिका में सेटल हो गए हैं, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें उन्होंने मुझसे 22 तारीख को प्रेजेंटेशन मांगा है इसके ऊपर, इस स्पेस साइंस गैलरी के ऊपर। तो जिससे वो चाहते हैं कि ये और गाँव में और शहरों में इस टाइप की गैलरीज खुलें, तो उसमें कितने फंडिंग वगैरह की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि वो लोग उस एंगल से भी सोचेंगे फंड करने के लिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा खर्चा है, 2-3 लाख के अंदर तो स्टार्ट करने के लिए ठीक है। और एक और एक्टिविटी जो मैं ये कर रहा हूँ अभी, जो मेरे ख्याल से आपके जो आज जो लेक्चर ये सुन रहे हैं, उसमें कुछ टीचर्स वगैरह भी होंगे, स्कूल के बच्चे भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे जिनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। सितंबर 5 को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि राधा कृष्णन जो थे हमारे बहुत बड़े टीचर थे, उनकी बर्थडे मनाई जाती है। और हमारे प्रोफेसर सतीश धवन जो पहले इसरो के चेयरमैन थे, उनकी बर्थडे भी 25 सितंबर को आती है, और ये सेंटिनरी ईयर चल रहा है। तो इस ओकेजन पे ये मैं एक छोटे स्कूल के बच्चों के लिए, क्लास 10 तक, 1 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, फर्स्ट नेशनल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। इसमें 12 लेक्चर्स हैं, हमारे इसरो के रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, वो लोग इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करके सिंपल तरीके से स्पेस से रिलेटेड 12 टॉक्स वो लोग देंगे। 3 दिन का प्रोग्राम है, और उसका फ़ायदा जो है वो ये है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको ये अवेयरनेस क्रिएट होगी स्पेस के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, रॉकेट के बारे में, कैसे काम करता है सैटेलाइट, रॉकेट कैसे काम करता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सब चीज़ें इनको एक्सप्लेन बच्चों को की जाएगी, जिससे इनका बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। और इस मिशन के अंदर मुझे जो रिटायर्ड लोग हैं हमारे, वो भी हेल्प कर रहे हैं। अगेन खुशी की बात इसमें ये भी है कि हमारे मिस्टर VK जैन हैं, जो कि सागर से, इन्होंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने भी किया था, और इसमें 40 साल काम करके रिटायर हुए हैं, वो भी मुझे इस काम के अंदर हेल्प कर रहे हैं। और एक हमारे GC जैन साहब हैं जो अशोकनगर मध्य प्रदेश के हैं, वो भी इसरो में 40 साल काम करके रिटायर हुए। ये सब लोग इस मिशन में मुझे काम कर रहे हैं। तो 200 बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं आज तक इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। तो आपके कॉन्टेक्ट में कोई हो तो आप उस बच्चों को बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम अगर अटेंड करने की इच्छा हो तो ही शुड अटेंड। जो स्कूल के टीचर हैं वो अपने बच्चों को बता सकते हैं। मैंने 2 ईमेल आईडी दिए हैं, इस ईमेल आईडी पे आप लिखेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। वैसे मैंने शायद चटर्जी साहब को भी ये डिटेल भेज दी है, तो आप मैडम सुमाना चटर्जी से भी ले सकते हैं डिटेल, और दीपक चटर्जी से भी ले सकते हैं इसके बारे में डिटेल, और आप लिखेंगे हमको तो मैं आपको दूंगा। तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यंग चिल्ड्रन। इसमें जो क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं उनके लिए मैं ड्राइंग कंपटीशन भी कर रहा हूँ, ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑनलाइन। दे कैन मेक द पेंटिंग एट देयर रेजिडेंस, दे कैन सेंड थ्रू ईमेल। और वो बच्चों को बोला है कि तुम सैटेलाइट, रॉकेट और स्पेस एनवायरनमेंट कोई पेंटिंग बनाओ, आप सोच के क्या बना सकते हो और हमको ईमेल से भेजो। जो क्लास 3 और 5 के बच्चे हैं उनको बोला है एस्ट्रोनॉट्स फॉर मून। अगर मान लिया जो मून पे हम एस्ट्रोनॉट भेजेंगे तो वो कैसा लगेगा, उसकी कैसी ड्रेस होगी। तो अपने बच्चों को अलग अलग तरीके के आइडिया आते हैं, तो वो पेंटिंग बना के A4 साइज पेपर पे भेजेंगे। और जो 6 to 10 के हैं उनको भेजा है कि मून ए न्यू हैबिटेट। मान लिया हम लोग अभी आगे 20 साल के बाद मून पे रहने के लिए जाते हैं, वहाँ पे तो हम मून रह के कैसे मकान होंगे, वहाँ पर क्या करेंगे मून पे जाके, तो उससे रिलेटेड उनको एक पोस्टर बनाना है। So this seems to be my last slide, just given the references, the information which I collected for this particular talk, and my email ID and WhatsApp numbers are here. If anybody has any query and बाद में भी कुछ पूछना चाहे, अभी तो मैं हूँ यहाँ पर, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके अलावा बाद में भी आप कभी लिखना चाहे, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, he is welcome. You can note down this email ID and you can contact me. And I'll feel sorry for exceeding time. मैंने मैडम से 15-20 मिनट ही मांगे थे कि शुरू 20 मिनट दे देना। आप शी एग्रीड इमीडिएटली, क्योंकि जनरली ये सिंपल तरीके से चीज़ें बताएं तो एक टाइम लग ही जाता है उसके अंदर। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत पेशेंटली सब चीज़ें सुनी,
मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माथुर सर आपका। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, एस्ट्रोनॉलॉजिकल थिंग्स, आर रॉकेट साइंसेस, आर चंद्रयान, सभी कुछ एवरीथिंग खिचड़ी हो गया, मिला दिया मैंने। जी सभी मैंने मिला के खिचड़ी बना दी है, सभी को नहीं, थोड़ा पर थोड़ा वो बताया सब जिससे ज्ञान आपको इतना अच्छा आइडिया। था कि ऐसा लग रहा था कि हाँ हमने कितनी तरक्की करी है, पहले हम इस जगह पे थे, आज हम कितने। और महिलाओं की अगर हमें उस पर थोड़ा सा मैं ऐड करूं तो वाकई में जो चंद्रयान वाला प्रोजेक्ट था उसमें महिलाओं का योगदान बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो जी सॉफ्टवेयर के फील्ड में हो या हार्डवेयर के फील्ड में हो। और जैसे सर आपने कहा 24 घंटे काम करना हो लग के या ज्यादा समय तक भी काम करना, वो उनका योगदान रहा है। तो अब मैं सारे मेंबर्स और डेलीगेट्स जो प्रेजेंट है उनसे जो भी आपके सवाल हो वो पूछें। बोलना नहीं बीच में। यस द्विवेदी सर। हाँ, वेरी नाइस। ये बहुत माथुर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, सोमनाथ जी को धन्यवाद। इतना इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था, बहुत सारी चीजें हम लोग को जानकारी नहीं थी। लेकिन माथुर साहब, मेरे 2-3 छोटे छोटे प्रश्न हैं। जी बताइए, कोशिश करूंगा मैं एक आंसर देने प्रश्न की। ये है कि नहीं, आप जानकार हैं, हम मैंने थोड़ा आपने कहा कि व्हाट विल योर रोड मैप आफ्टर 30 इयर्स, मैंने 30 साल में हम लोग कहाँ से, जिससे अभी बहुत सारी चीजें हम लोग जो नहीं जानते थे वो करने लगे हैं। तो यू हैव ऑलरेडी मेंशन कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट विल हैपन आफ्टर 30 इयर्स, ये था। दूसरी मेरी छोटी एक ये थी कि ये जो हमारे प्रेडिक्शंस है, क्या इसकी कोई स्टडी होती है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी? जो प्रेडिक्शंस ये हम करते हैं नॉर्मली, तूफान उफान वाला तो हमको समझ में लगता है कि 100% होता है, पर बाकी प्रेडिक्शंस में थोड़ी सी तकलीफ है। होने के बाद तो बड़ा एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। और तीसरा ये था कि यदि आप जंगल में पूरा कर लेते हैं, फ्लोरा फोना, पेड़ पौधे सब पता कर लेते हैं, तो नक्सलाइट का पता क्यों नहीं लग सकता कि कहाँ नक्सलाइट छिपे हुए हैं, या अपन करना नहीं चाहते? देखिए, वो तो सवाल है सर, सब पता लग जाता है। आप पता करना चाहे तो सब काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने बताया आपको फसलों के बारे में, जैसे मैं बता रहा था ना, हमको पता लग जाता है कि हमारी कितनी फसल होने वाली है, कितनी फसल खराब होने वाली है, वो भी हमको पता लग जाता है। नदी में कितनी बाढ़ आने वाली है, कितने लोग बहने वाले हैं, वो भी पता है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम क्या एक्शन लेते हैं और कितनी स्पीड से लेते हैं। ऐसे ना, टेक्निकली चीज़ें काफ़ी पॉसिबल होती हैं, फिजिबल होती हैं, बट उसको किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है और कब करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। अभी दूसरा क्वेश्चन जो आपका जो है, जैसे हम देखते हैं ये साइक्लोन के अंदर वाकई में काफ़ी हमारा जो सिस्टम है, जो मॉडल्स हैं, वो काफ़ी अच्छे प्रूव हो रहे हैं। बहुत सारे लास्ट पिछले 5-6 सालों में जितने भी हमारे ये आए हैं, उसमें काफ़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकली है, तो उससे हमने काफ़ी लोगों की जान बचा ली है। एक जो हमारा मौसम के बारे में जो बताते हैं, वो ऑफ कोर्स इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। तो अभी भी काफ़ी बड़ी टीम उसके ऊपर काम कर रही है, मौसम के ऊपर भी। और कई बार ऐसा होता है, जिस दिन वो कहते हैं कि आज बारिश होगी, उस दिन बारिश कभी नहीं होती। ये भी जनरली लोगों ने नोटिस किया कि भाई आज हैवी रेन होगी, हैवी रेन तो होगी नहीं उस दिन। ठीक है, तो उसमें थोड़ी अभी कहीं जो है एरर है, और वो मुझे लगता है जल्दी पता लग जाएगी, करने लग जाएंगे प्रेडिक्शन। तीसरा, एक जो प्रेडिक्शन हम नहीं कर पा रहे थे अभी तक, अर्थक्वेक की। एक अर्थक्वेक एक ऐसी चीज़ है कि वो किस टाइम पर आएगा। ये तो हमें मालूम है कि अर्थक्वेक किस एरिया में आने वाला है, लेकिन कितने टाइम पर आएगा, कितने दिन के बाद आएगा, वो इंफॉर्मेशन अभी नहीं पता लग पा रही है। अच्छा, अभी तक नहीं पता थी, अब काफ़ी कुछ स्टडी सैटेलाइट बेस इन्होंने किए हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें सक्सेस जल्दी ही गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी। तो उससे आपको ये है कि जब अर्थक्वेक आने वाला है, एटलीस्ट हमको कुछ घंटे पहले ये इंडिकेशन आ जाएगा कि भाई यहाँ पे ये हलचल हो रही है ज़मीन के नीचे। वो हलचल नीचे ज़मीन के नीचे शुरू हो जाती है अर्थक्वेक की, तो हम ऊपर से जो सैटेलाइट से जो फोटो लेंगे उसकी स्टडी हो रही है। अर्थ के बीच में भी कुछ जगह हमने वो सेंसर्स लगाए हैं, उन सब के बेस पे ये उन्होंने पता लगाया कि कुछ टाइम पहले ये पॉसिबल हो जाएगा कि अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन हो जाए। उससे ये क्या होगा कि जैसे आपने सायरन बजा दिया, मुझे मालूम है आधे घंटे के बाद अर्थक्वेक आने वाला है, ये इवन 10 मिनट में अर्थक्वेक आने वाला है, तो अगर 10 मिनट पहले भी मैं एक सायरन बजा दूँ तो काफ़ी लोगों की जानें बच जाएंगी। मकान भले ही नहीं बचे, बट लोग बच जाएंगे। तो उसमें भी काफ़ी एडवांस काम हो गया है, और कुछ ना कुछ उसमें जल्दी ही डिक्लेयर करेगी।
यस, और आगे देखिए आने सालों में बहुत होगा। मौसम का तो इतना जो प्रिडिक्शन है वो कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग में तो बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। जैसे आपने देखो हम लोग कितने स्पाइस सैटेलाइट बना रही है गवर्नमेंट, बॉर्डर का मूवमेंट हमको पता लग रहा है, सब जगह का पता लग जाता है काफ़ी कुछ उन चीज़ों से। बड़े अच्छे कैमरा टेक्नोलॉजी आ गई है, सेंसर्स बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, काफ़ी कुछ उन चीज़ों से सब पता लग जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप ये स्कूल बच्चों को बहुत अच्छा करने वाले हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि स्कूल टीचर्स को भी थोड़ा सा हाँ, बताइए। मैंने तो टीचर्स के लिए भी ओपन किया, मैं हर जगह बताता हूँ। देखिए जब तक टीचर्स इनिशिएटिव नहीं लेंगे और टीचर नहीं सीखेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे वो। सही बात। लेकिन ऐसा ही होता है, काफ़ी जगह के जो टीचर है वो सोचते हैं हम तो टीचर हैं, हमें तो आता ही है सब, बच्चों को सीखना है, ऐसा नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, मैं तो अभी भी रिटायर हो गया तो अभी मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है। तो माथुर साहब, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जरूर पूछिए सर। जी जी सर, ऐसा है, ये क्या इसरो प्रॉफिट सेंटर की तरह भी वर्क करता है? क्या टारगेट्स रहते हैं कि कितना अर्निंग करना है? मैं इसरो इसलिए पर्टिकुलर सर इसका मैं रेफरेंस एक और देना चाहूंगा। हाँ। स्पेस टूरिज्म ये भी एक सब्जेक्ट है जिसपे कि काफी काम हो रहा है। जी और जैसे आपने सुना होगा बेस जोसेफ और रिचर्ड ब्रैंसन वगैरह, इन लोगों ने जो है स्पेस क्राफ्ट्स वगैरह भेजे हैं, आदमियों को भेजा है उसके अंदर टूरिज्म करके, खुद भी गए हैं। तो उस क्या हम लोग सर उसके बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर मनी तो बहुत है। हाँ, देखिए उसके अंदर मनी भी है और उसको ऑपरेट करने में भी मनी काफ़ी लगेगा, वो भी है। क्योंकि उसके अंदर जो हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, रीयूजेबल टेक्नोलॉजी हमको रॉकेट की चाहिए। अभी जो हम लोग रॉकेट बनाते हैं वो वन टाइम यूज़ होता है, वो रॉकेट एक सैटेलाइट को भेजा, उसको वी कैन नॉट री यूज़। अभी अमेरिका में जिन लोगों ने ये जो फ्लाइट्स की है, दे हैव डेवलप्ड रीयूजेबल टेक्नोलॉजी, कि वो रॉकेट ऊपर जाता है, सैटेलाइट को भेज देता है, काफ़ी बड़ा पोर्शन उसका वापस आ जाता है नीचे। तो इंडिया इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट कॉन्सेप्ट। हम भी उस टेक्नोलॉजी पे काम शुरू हो गया, बट इट विल टेक टाइम एंड लॉट ऑफ मनी। दूसरी चीज़ ये है कि इसरो जो है अभी तक हम कॉमर्शियल तरीके से काम नहीं करते थे, प्रॉफिटेबल तरीके से काम नहीं करते, बिकॉज दिस इज़ ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हम खाली इसमें रिसर्च में हम लोग करते थे। जो इस गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट हैं वो कॉमर्शियल एंगल से चलते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है। तो उनका जो काम है वो हम जो सैटेलाइट बनाएंगे स्पेस में दे देंगे, जो स्पेस उस सैटेलाइट को किराए पे किस कंपनी को देना है वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग वाले देखेंगे, दूसरे लोग। अभी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चेंज हो रही है पिछले 2 सालों में इसरो में, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट लोग इसमें एंटर हों और इंडिया को बिजनेस मिले। अभी हम जो फॉरेन के सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं उसको हमको फॉरेन में मिलता है डॉलर्स, काफ़ी इनकम होती है। तो इसलिए इसरो ने अभी एक कंपनी बनाई है अपनी, मेन इसरो से हटके हमने एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाई है, NSIL। वो NSIL का ये काम है कि NSIL बाहर के ऑर्डर्स लाएगी, हम एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इसरो, और NSIL विल अर्न प्रॉफिट फॉर द गवर्नमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। Any more questions? Wow. So I think there are no more questions, but yes, indeed, it was an amazing session, an eye-opening session, I would say. So now I would invite Deepal Chatwani to proceed with the vote of thanks. All, one and all present there, and as we all have a wonderful evening. Thank you so much, sir. It was a great learning session where we learned to know that an aspect of future in a space, with that women's important in that space that they are playing and they will be playing. As the session name Suman ma'am suggested, so first name always come to my mind is that late Kalpana Chawla, Sunita Williams, and right now the Indian which have went for the tourist is Shri, right, Badla. So Yeah. she also went. That was a great telling that it has bright future. The importance of that, what exactly we do when we go up, what and it required too much concentration and focus that you people might be doing, and it's a continuous work, research work, and
yes, we are living in a world of technology, and we are going to live in more and more in coming days. So as COVID also taught us that online and technology is also important, everybody have accepted it. And I would like to thank every dignitary, Suman ma'am, Ajay sir, Jayashree ma'am, Pradeep sir, all the members of BMA. Thanks for inviting you two on the forum of BMA. We'll be looking for the more sessions in future from your end. Thank you so much. Thank you all for giving your precious time to us. Have a great evening ahead. Keep learning, keep growing. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Unbelievable, sir. Unbelievable. Thank you, sir. Excellent, sir. Excellent. Thank you. Very nice, very nice. Thank you, sir. Very nice presentation. बधाई बधाई सुमन Thank जी, you, बहुत madam. बहुत बधाई। It is because of you I could reach. माधु हाँ, साहब sir. बधाइयाँ, धन्यवाद। Good evening, sir. Sir. This is Rajan. I am not a part of this group. I am Gauri's husband. I Okay. was just listening to your presentation. It Yeah. was excellent. Thank It was you. excellent.